देश की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ नीट यूजी परीक्षा विवाद ने छात्रों, अभिभावकों और विपक्ष को सड़कों पर लाकर खड़ा किया, तो दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लेकर सियासी गलियारों में तेज हलचल है। लगातार दबाव, विरोध और परीक्षा प्रणाली पर उठे सवालों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन राजनीतिक माहौल में यह चर्चा पूरे जोर पर है कि सरकार अब शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी नए चेहरे को सौंपने पर विचार कर रही है, जिसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन बनेगा देश का अगला नया शिक्षा मंत्री। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। नीट यूजी विवाद केवल एक परीक्षा का मामला नहीं रहा, ये अब एक राष्ट्रीय बहस में बदल चुका है। लाखों छात्रों का भविष्य, माता पिता की उम्मीदें, कोचिंग सिस्टम की विश्वसनीयता, परीक्षा एजेंसियों की पारदर्शिता और सरकार की जवाबदेही, ये सभी मुद्दे एक ही केंद्र पर आकर टिक गए। यही वजह है कि छात्र लगातार आक्रोशित रहे और विपक्ष ने भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। प्रदर्शन, ज्ञापन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, संसद से सड़क तक उठती आवाजों ने इस विवाद को और भी तीखा बना दिया है। सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिक्षा मंत्रालय में नेतृत्व परिवर्तन अब होने वाला है, तो नया चेहरा कौन होगा और मंत्रालय का कामकाज कैसे संभाला जाएगा। फिलहाल 4 प्रमुख विकल्पों पर चर्चा हो रही है। सबसे पहला विकल्प है कि शिक्षा मंत्रालय के मौजूदा राज्य मंत्रियों को अस्थायी या फिर तत्काल प्रभार दे दिया जाए। इसी सूची में जयंत चौधरी और सुकांत मजूमदार के नाम सबसे अधिक चर्चा में बताए जा रहे हैं। दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के किसी वरिष्ठ मंत्री को अतिरिक्त प्रभार देकर स्थिति को अस्थायी रूप से संभालें। तीसरा और सबसे राजनीतिक विकल्प ये है कि सरकार मंत्रालय में कोई बड़ा फेरबदल करते हुए किसी मजबूत प्रशासनिक छवि वाले नए चेहरे को ये जिम्मेदारी दे दे। और यही वो बिंदु है जहां चर्चाओं ने नया मोड़ ले लिया है। राजनीतिक हलकों में अब ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ऐसे नेता की तलाश में है जो सिर्फ राजनीतिक रूप से मजबूत ना हो, बल्कि छात्रों और युवाओं के बीच भरोसा भी जगा सके। इसी संदर्भ में कुछ नाम हवा में तैरने लगे हैं और उन्हीं नामों में अब राघव चड्ढा का नाम, इसका उल्लेख सबसे ऊपर किया जा रहा है। ये जरूरी है कि स्पष्ट रूप से कहा जाए कि ये नाम अभी केवल अटकलों और राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा है, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन भारतीय राजनीति में अक्सर ऐसे दौर आते हैं जब अप्रत्याशित नाम भी चर्चा का विषय बन जाते हैं। राघव चड्ढा का नाम इसलिए भी सामने आता है क्योंकि वे युवा चेहरे के रूप में देखे जाते हैं और नीति बहसों में उनकी सक्रियता ने उन्हें एक अलग पहचान दी है। हालांकि दूसरी ओर ये भी सच है कि किसी भी मंत्रालय की जिम्मेदारी सिर्फ लोकप्रियता या फिर मीडिया उपस्थिति से तय नहीं होती। शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी बेहद संवेदनशील होती है। यहाँ नीतिगत अनुभव, प्रशासनिक समझ, परीक्षा सुधारों की स्पष्ट दिशा, राज्य सरकारों के साथ समन्वय और विश्वविद्यालयों से लेकर स्कूल स्तर तक की जटिलताओं को समझने की क्षमता जरूरी होती है। नीट यूजी जैसे विवाद के बाद मंत्रालय में आने वाले किसी भी नए मंत्री के सामने सबसे पहला काम होगा विश्वास बहाल करना, छात्रों को यह भरोसा दिलाना कि परीक्षा प्रणाली उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति से भी एक बड़ा संकेत मिला है। खबर है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अचानक दिल्ली बुलाया है। ये सूचना आते ही राजनीतिक अटकलें और तेज हो गई। फडणवीस का नागपुर से तुरंत दिल्ली रवाना होना इस बात की ओर इशारा करता है कि कुछ बड़ा राजनीतिक संवाद चल रहा है। सवाल यह है कि क्या ये केवल संगठनात्मक चर्चा है, क्या महाराष्ट्र से जुड़े किसी प्रशासनिक मुद्दे पर बात हो रही है, या फिर केंद्र की राजनीति में किसी बड़े फेरबदल की भूमिका अब तैयार हो रही है। अभी इसके जवाब सामने नहीं आए हैं, लेकिन राजनीतिक तापमान जरूर बढ़ गया है और अटकलों और सोर्स के मुताबिक हम आपको कुछ इस पर स्पष्टता जरूर दे सकते हैं। दिल्ली में जब भी अमित शाह और किसी बड़े राज्य के नेता की अचानक बैठक की खबर आती है तो उसका असर केवल उस राज्य तक सीमित नहीं रहता। राष्ट्रीय राजनीति में इसका असर दूर तक जाता है, खासकर तब जब पहले ही शिक्षा मंत्रालय, छात्र आंदोलन और संभावित कैबिनेट बदलाव जैसी खबरें हवा में हो। और अब संभावित कैबिनेट बदलाव के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से एक सीट तो वैकेंट हो गई है और इस बीच महाराष्ट्र से सीएम को बुलाना, क्या चर्चा होने वाली है? कौन बनने वाला है नया शिक्षा मंत्री, किसको भार दिया जाएगा? इन चर्चाओं के बीच ये सब खबरें अपने आप में उबाल पकड़ चुकी हैं।
ऐसे में हर मुलाकात, हर फोन कॉल और हर दिल्ली तलब को राजनीतिक संकेत की तरह ही पढ़ा जाता है। यही वजह है कि फडणवीस की दिल्ली यात्रा ने चर्चा को और गर्म कर दिया है। नीट यूजी विवाद में सरकार के लिए चुनौती सिर्फ विपक्ष का जवाब देना नहीं है, असली चुनौती है परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को दोबारा स्थापित करना। छात्र जब बार बार सवाल उठाते हैं तो उनका गुस्सा केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहता है, वो पूरे सिस्टम पर भरोसे के संकट में बदल जाता है। और जब भरोसा टूटता है तब मंत्री बदल देने से समस्या खत्म नहीं होती। जरूरत होती है सुधारों की, जवाबदेही की और पारदर्शी जांच की। इसी वजह से अब सरकार के सामने जो भी नया चेहरा आएगा उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा वही होगी, क्या वो भरोसा वापस ला सकता है। अगर सरकार राज्य मंत्रियों को जिम्मेदारी देती है तो ये एक प्रशासनिक राहत कदम होगा, लेकिन अगर वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को अतिरिक्त प्रभार मिलता है तो ये संकेत होगा कि सरकार फिलहाल किसी बड़े राजनीतिक प्रयोग से बचना चाहती है। और अगर कोई नया चेहरा लाया जाता है तो इसका अर्थ होगा कि सरकार परीक्षा सुधारों को लेकर एक सख्त और व्यापक संदेश देना चाहती है। उस स्थिति में शिक्षा मंत्रालय को सिर्फ एक विभाग नहीं बल्कि एक राजनीतिक और नैतिक चुनौती के रूप में देखा जाएगा। राघव चड्ढा का नाम ऐसे समय में इसलिए भी चर्चा में आ रहा है क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी के बीच सरकार कभी कभी ऐसे चेहरे चुनती है जो युवा, मुखर और आधुनिक छवि का प्रतिनिधित्व करें। इसका बेहतर एग्जाम्पल है नितिन नवीन, जो कि बिहार के बांकीपुर से विधायक थे और रातों रात बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में जगह दे दी। इस बीच अभी बांकीपुर में चुनाव हो रहा है, ये एक अलग कहानी है कि अब एक नया विधायक वहां पर चुना जाएगा, वहां पर लड़ाई हो रही है। लेकिन हाँ, हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस तरह की चर्चाओं को और तथ्य को अनुमान के बीच अलग से अलग देखा जा सकता है। किसी भी आधिकारिक नोटिफिकेशन, राष्ट्रपति भवन की घोषणा या पीएमओ की अधिसूचना के बिना इस तरह के नाम केवल संभावनाओं की श्रेणी में ही रहेंगे, लेकिन संभावनाएं तो हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता। फिलहाल देश की निगाहें दो जगह टिकी हैं। एक, शिक्षा मंत्रालय में जो बदलाव हो रहा है तो नया शिक्षा मंत्री कौन बनता है, और दूसरी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की अचानक दिल्ली बैठक का असली एजेंडा क्या है। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर राजनीति को एक नई दिशा में धकेल दिया है। अगर शिक्षा मंत्रालय में बदलाव होता है तो ये केवल कैबिनेट फेरबदल नहीं होगा बल्कि छात्रों के गुस्से, विपक्ष के दबाव और सरकार की जवाबदेही का राजनीतिक परिणाम माना जाएगा। अंततः इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू ये है कि भारत की परीक्षा प्रणाली और राजनीति अब एक दूसरे से अलग नहीं देखी जा सकती। नीट यूजी जैसे विवाद केवल शिक्षा क्षेत्र के नहीं रहते, वे सीधे सीधे शासन और विश्वसनीयता से जुड़ जाते हैं। और जब ऐसे समय में मंत्री परिवर्तन, नए नामों की चर्चा और अचानक तलब जैसी खबरें सामने आती हैं तो संदेश साफ होता है, सरकार पर दबाव बहुत बढ़ चुका है। अब ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि क्या आने वाले घंटों में कोई आधिकारिक घोषणा होती है, क्या शिक्षा मंत्रालय को नया चेहरा मिलता है और क्या ये राजनीतिक हलचल किसी बड़े फेरबदल की शुरुआत है। फिलहाल इतना तय है कि देश की राजनीति, छात्र आंदोलन और कैबिनेट संभावनाओं का ये संगम आने वाले दिनों में और भी दिलचस्प होने वाला है। और जो भी इसमें अपडेट्स आएंगे उसके लिए वन इंडिया की पूरी टीम आप तक सभी अपडेटेड खबरें पहुंचाने के लिए तत्पर रहने वाली है। तो इस खबर में इतना ही, लेकिन क्या संभावनाएं होती हैं, फडणवीस जब दिल्ली पहुंचते हैं तो अमित शाह के साथ मीटिंग में क्या बातचीत निकल कर आती है, इसके अलावा जो तमाम नामों का हमने जिक्र किया, राज्य शिक्षा मंत्रियों का या फिर राघव चड्ढा का, इनके नाम पर क्या कोई आधिकारिक बयान आता है या फिर विश्वसनीय सोर्स के द्वारा भी अगर हमें कुछ पुष्टि मिलती है तो वो भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अगर कोई नया नाम आता है, नया चेहरा आता है शिक्षा मंत्री के लिए, वो भी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। तब तक देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.